बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसके अंदर हमने बेसिक जो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो स्टडी किया था। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, उसके हवाले से बात की थी। अच्छा, अब बेसिकली जो इस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में जो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है हार्ट के अंदर, उसको अगर हम रिकॉर्ड करना चाहें तो वो जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है, यानी योर ईसीजी। सो आज जो हमारा जो एक बेसिक जो प्रीव्यू है वो ईसीजी के ऊपर है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगे कि ये चीज़ें जो हैं वो मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ और इन सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे अभी जब हम फार्माकोलॉजी का जो पार्ट शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं साइनस रिदम से। Sinus rhythm is that rhythm which is generated in the heart so that heart can beat properly. इसमें अगर आप ये देखो तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें नज़र आ रही है इस वक्त, वो दो तीन स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है वो है एसए नोड का। ठीक है जी। अब एसए नोड इज साइनोएट्रियल नोड। अगर हम यहीं पे इसको बना सकें, कुछ बन सक रहा है? हाँ जी, बन सक रहा है। एस ए नोड बेसिकली हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। ठीक है जी। अब ये जो ऐसे नोड है, इसका काम क्या है बेसिकली कि ये आपकी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो जनरेट करता है, एक मखसूस रिदम के हिसाब से जनरेट करता है। और जो रिदमिक एक्टिविटी होती है इसकी बेस पर, यानी एक मखसूस क्वांटिटी में पर मिनट या पर सेकंड के हिसाब से जो एक्टिविटी आती है और वो रिदमिक होती है, एक ही जैसी स्पीड और एक ही जैसी उसके साथ होती है तरीके से, तो उसको आप साइनस रिदम कहते हैं। ठीक है जी। तो rhythm is basically is the continuous activity. अब साइनोएट्रियल नोड से जो रिदमिक एक्टिविटी होती है वो बेसिकली आपको क्या देती है? इट इज ऑल्सो नोन एज द पेस मेकर। यानी पेस मेकर से मुराद क्या है? पेस क्या है कि वो स्पीड जिसके हिसाब से हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो पेस मेकर जो है वो आपका जो पेस मेंटेन होता है वो यूजुअली जो एवरेज है वो है 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है जी। ऐसे नोड जो है या जो साइनोएट्रियल नोड है वो क्या करता है कि ये 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको जनरेट करता है। अच्छा, ये साइनस कहलाता क्यों है कि अगर आप ये देखें, ये सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है, ये इंफीरियर वेना केवा है, और यहाँ पे इस जगह पे अगर ये जो आप जो शेडेड एरिया देख रहे हैं बेसिकली ये है कोरोनरी साइनस। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कोरोनरी साइनस वो जगह है जहाँ से हार्ट को जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो वापस आ रही है। ठीक है जी। जो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट को सप्लाई करके और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा है, बेसिकली ये वो वाला एरिया। ठीक है जी। तो अब ये जस्ट बिल्कुल उसके अबव, चूंकि साइनस जो कोरोनरी साइनस है उसके बिल्कुल अबव होती है और एट्रियल वॉल के अंदर होती है, तो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज साइनोएट्रियल नोड, यानी इसकी पोजीशन भी बता रहा है इसका नाम। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या होता है कि बेसिकली जो ये साइनोएट्रियल नोड है इसके सामने जो ये जो वॉल ऊपर से हटाई भी है आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये हार्ट के अंदर हो रहा है काम। यहाँ पे वॉल में 3 अदद बंडल्स होते हैं, ठीक है, जो कि कहलाते हैं इंटरनोडल बंडल्स। These internodal bundles basically transfer the information, जो कि ये जो साइनस एक्टिविटी जो हो रही है इस एक्टिविटी को या इस एक्शन पोटेंशियल को फ्रॉम एसए नोड ये पहुंचाते हैं एवी नोड तक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एवी नोड? एवी नोड नाम से जाहिर है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। नाउ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या है कि इट इज जस्ट प्रेजेंट बिटवीन द एरिया व्हिच इज बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। तो एवी मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल का जो कॉम्बिनेशन है या जो उनकी जो जॉइनिंग पॉइंट है वहां पे चूंकि ये मौजूद होता है, इस वजह से इसको एवी नोड कहते हैं। एवी नोड जो है वो इंफॉर्मेशन को लेता है फ्रॉम द एसए नोड एंड इट गिव्स अ स्लाइट डिले फॉर द एट्रियल कंप्लीट फिलिंग, और उसके बाद बल्कि जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है उसके लिए
इसके बाद यहाँ से जो एक इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो है सबसे पहले कि एवी नोड से फिर आता है आपके पास बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस के बाद आता है आपके पास, सॉरी गलत जगह पे लाइन खींच गई, इसको मैं थोड़ा सा इधर डाइवर्ट कर लेती हूँ। ये हो गया लेफ्ट राइट, सॉरी ये राइट साइड है क्योंकि ये राइट हार्ट है, तो राइट बंडल ब्रांच, ये जो एरिया है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये राइट बंडल ब्रांच कहलाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कहलाता है लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है जी, और ये ब्रांचिंग किसकी हो रही है, बंडल ऑफ हिस की हो रही है, तो इसी वजह से बंडल का ब्रांच कहलाता है। तो ये बंडल ऑफ हिस इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। फ्रॉम हियर फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस ओरिजिनेट द परकिंजी फाइबर्स, जो कि पूरी जो वेंट्रिकुलर वॉल है इसके अंदर फैल जाते हैं। दिस इज परकिंजी फाइबर्स। अगर आपको याद हो तो लास्ट किसी स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है ऐसे नोड से एवी नोड और इधर वो स्लो है 0.02 सेकेंड्स कुछ है, और जब बंडल परकिंजी फाइबर्स तक बात पहुंचती है तो वो 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो स्पीड हो जाती है, क्योंकि उस वक्त वहां पे कंडक्शन की जो स्पीड है उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो ऐसे नोड पे ये एक कंटिन्यूस जो है वो एक एक्टिविटी चल रही है कि ऐसे नोड से जो है ये कंडक्शन एवी नोड तक आ रही है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिट्स, बंडल ऑफ हिट्स से बंडल ऑफ ब्रांचेस, और बंडल ब्रांचेस से फिर जा रही है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जा रही है, परकिंजी फाइबर्स की तरफ जा रही है। अच्छा, परकिंजी अगर आप ये देखें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ आ रही है, जो इंटर नोडल बंडल्स हैं वो बेसिकली जो एक्शन पोटेंशियल है उसको स्प्रेड आउट कर रहे हैं इन द एट्रियल वॉल्स। ठीक है जी, तो एट्रिया की जो दोनों तरफ की जो वॉल है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन फैल जाती है, और फिर दोनों एट्रिया एक साथ सेंसिशियल एक्टिविटी करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि एट्रियल सेंसिशियम अलग है और वेंट्रिकुलर सेंसिशियम अलग है। एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एवी नोड पे थोड़ा सा डिले आता है, एंड दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर वेंट्रिकुलर फिलिंग, ताकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और जो रिमेनिंग ब्लड है वो सारा वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाए। उसके बाद फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम बंडल ऑफ हिस राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड देन परकिंजी फाइबर्स टू द wall of whole of the ventricles, and after the information that is spreaded out towards the start of the ventricular wall, वहां एक साथ दोनों ventricles contract करते हैं so that blood can be pushed towards the great vessels। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल है यूजुअली जो हमारे पास आ रहा होता है सॉरी, जो एक्शन पोटेंशियल हमारे पास आ रहा होता है वो आपको पता है कि एक इनिशियल डिपोलराइजेशन होती है जो कि फास्ट सोडियम चैनल्स की वजह से होती है, ओपनिंग की वजह से। रिपोलराइजेशन होती है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द स्लो पोटेशियम चैनल्स, और उसकी वजह से अच्छा पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है। सोडियम के इन्फ्लक्स के नतीजे में जो पॉजिटिविटी है इनसाइड द सेल या इनसाइड द मेम्ब्रेन बढ़ जाती है, नेट रिजल्ट निकलता है डिपोलराइजेशन होती है, और जो रैपिड अपस्ट्रोक आपको मिलता है यूं करके। रिपोलराइजेशन में क्या होता है, पोटेशियम का मूवमेंट बाहर की तरफ होता है, तो नेट मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल या मेम्ब्रेन, दैट लीड्स टू द फॉल इन द पॉजिटिविटी ऑफ द इनसाइड ऑफ द सेल, दैट लीड्स टू अ रैपिड रिपोलराइजेशन, यानी वो अपनी दोबारा से जो सिचुएशन है उसकी तरफ जाता है। यहाँ पे आके आपको नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है, जैसे पॉजिटिव आयंस बाहर जाना शुरू होते हैं और रिपोलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर जो आपकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है पोटेंशियल वहां तक रीच होने के बाद अगर मजीद फॉल आ रहा है इन द पोटेंशियल, तो फिर आप इसको हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है जी, और दिस हाइपरपोलराइजेशन बेसिकली लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टरी पीरियड वेयर अनदर एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट टेक प्लेस। वो आपको हमने बात कर ली थी एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टरी की, कि एब्सोल्यूट में बिल्कुल भी कोई नया एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होता है, रिफ्रैक्टरी में ये कि एक ऐसे लेवल आ जाता है कि अगर आप वहां पे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देंगे तो आपको दोबारा से एक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा, और उसके बाद फिर जो पोटेंशियल है वो अपनी रेस्टिंग स्टेट पे चला जाता है। Basically this was the action potential of basically the smooth muscles, the neurons and skeletal muscles. When we talk about the cardiac muscle, another ion, positively charged ion is incorporated in this action potential, and that is the slow calcium channels। ठीक है जी, तो अब ये देखो आपका जो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो बेसिकली क्या आ रहा है कि आपके जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है उसको हम फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं।
ठीक है जी, ये आप देख सकते हो, ये सारे फेजेस हैं। ठीक है जी, अब इसमें जो स्टार्टिंग फेज है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक जो रैपिड अपस्ट्रोक है, अगेन वो हम बात करें कि सोडियम चैनल्स के हवाले से ही आ रहा है कि सोडियम चैनल का ओपनिंग और दैट लीड्स टू द रैपिड अपस्ट्रोक एंड दैट इज नोन एज द फेज जीरो। अच्छा, ये फेजेस याद करने की बहुत जरूरत है क्योंकि आगे हर फेज के हिसाब से जो है अलग ड्रग्स हैं जो कि हमें पढ़नी है, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपको ये फेजेस बताए भी जा रहे हैं। सो फेज जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखने की जरूरत है कि फेज जीरो का मतलब रेस्टिंग नहीं है, फेज जीरो का मतलब है डीपोलराइजेशन, यानी जो रैपिड अपस्ट्रोक आ रहा है ड्यू टू द सोडियम इनफ्लक्स इनसाइड द सेल दैट लीड्स टू the rapid depolarization phase, and this depolarization gives you a phase zero in the cardiac action potential. After that your potassium channels open, and potassium channels open होने के नतीजे में जो इनिशियल रिपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है वो आपका फेज वन कहलाता है। अगेन आपका जो फेज वन है ये ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स की वजह से। इन दैट मीन वाइल जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था उसी टाइम पे कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट होना शुरू हो गए थे, बट चूंकि स्लो कैल्शियम चैनल्स हैं तो वो थोड़ा स्लो डाउन होके जब वो खुलते हैं तो ये जब फेज वन ऑलमोस्ट एंड हो रहा होता है तो उस टाइम पे कैल्शियम का इनफ्लक्स शुरू हो जाता है। अगेन पॉजिटिविटी आ जाती है टुवर्ड्स दी इनसाइड ऑफ द सेल क्योंकि कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा है। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि वो जो रैपिड डाउनफॉल आ रहा था फेज वन का, जो पोटेशियम की आउटफ्लक्स के नतीजे में वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और कैल्शियम का की जो एंट्री है इनसाइड द सेल दैट स्टार्ट्स। ठीक है जी, अब ये जो फेज है इसमें क्या हो रहा है कि अब आप देखो जो बेसिकली इसमें फिर अब एक उसूली तौर पे अगर पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो फिर पोटेंशियल को ऊपर की तरफ यानी दोबारा से डीपोलराइजेशन की तरफ जाना चाहिए। कॉमन सेंस यही कहता है कि जब पॉजिटिविटी इनसाइड बढ़ रही है तो व्हाई नॉट इट्स गोइंग अपस्ट्रोक। वजह उसकी क्या है कि पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए हुए हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बाहर भी जा रहे हैं और पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आयंस अंदर भी आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि चूंकि दोनों का नेट बैलेंस हो गया है, बराबर हो गया है कि पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं और उतनी पॉजिटिव आयंस जो हैं वो रिप्लेस होते जा रहे हैं कैल्शियम की इन्फ्लक्स के नतीजे में। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, आपकी लाइन जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि आपको प्लेटो बना रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द equal movement of positively charged ions outside and inside the cell। ठीक है जी, उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे कैल्शियम चैनल्स बंद होते हैं अगेन पोटेशियम चैनल से जो इफ्लक्स होता है वो टेक ओवर कर लेता है और आपको नतीजे में आपको फेज थ्री मिलता है। Now this phase 3 basically is again the second phase of the repolarization process that has taken place at the phase 1। ठीक है जी, फेज 3 में आपको फिर अगेन रिपोलराइजेशन मिल रही होती है क्योंकि पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा होता है। एंड आफ्टर दैट द सेल एंटर्स इनटू एज सून एज इट टचेस द बेसमेंट मेम्ब्रेन या जो आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का लेवल है वो टच कर जाता है। तो अब हाइपरपोलराइजेशन हो दोबारा से आपका जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंचे, उस पूरे फेज को इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे आप यूं समझ लो कि यूं आके और जो ये जो फेज आ रहा है दिस इज योर फोर्थ फेज, फेज 4। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे आपका फेज 4 आ जाता है। अब ये वो जगह है जहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो है वो काम करना शुरू करता है और अगेन 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर करके आपकी जो आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको मेंटेन कर देता है। उसके अलावा सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी है जो कि ऑब्वियसली कैल्शियम को बाहर निकाल देता है। तो नेट रिजल्ट ये निकलता है कि आपकी जो सेल की जो पोटेंशियल है वो अगेन आपके इट कम्स बैक टू द नॉर्मल और उसके नतीजे में आपको जो है वो क्या कहते हैं अगेन आपकी नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। So this is the basic cardiac action potential। अब ये इंडिविजुअल एक्शन पोटेंशियल है, इसको एक और तस्वीर में मैं आपको दिखाती हूँ। ये तमाम वही फेजेस हैं, सारे चल रहे हैं। इसमें ये एक पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देखो कि इस जो पिक्चर है इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है कि व्हाट आर द आयंस डूइंग एट दैट सेम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज वेयर योर सोडियम आयंस आर इंटरिंग द सेल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सोडियम का जो है वो रेड कलर का जो ग्राफ है उसको आप देखो तो दिस इज वेयर द सोडियम इनफ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। ठीक है जी, इस सोडियम इनफ्लक्स के नतीजे में आपको फेज 0 मिल रहा है।
इस लेवल पे आके जैसे ही आप देखो फेज 1 स्टार्ट हो रहा है, सोडियम चैनल्स बंद होने शुरू हो गए। अब यहाँ पे इस टाइम पे जब सोडियम चैनल्स बंद हो रहे हैं, आप ये दो चीजें नुमाया तौर पे देख सकते हैं कि ये ही टाइम है जिस टाइम पे पोटेशियम का इफ्लक्स स्टार्ट हो गया था, लेकिन चूंकि सोडियम चैनल्स अभी ओपन हुए हुए थे तो पोटेशियम ने अपना टेक ओवर नहीं किया था। जैसे ही सोडियम का फॉल शुरू हुआ, पोटेशियम के जो इफ्लक्स था उसके नतीजे में आपको यहाँ पे फेज 1 मिलना शुरू हो गया। ये वो टाइम है जिस वक्त कैल्शियम के लेवल्स बढ़ने शुरू हो रहे हैं, पूरे हुए नहीं है। जैसे ही कैल्शियम लेवल्स बढ़ने शुरू हुए, यहाँ पे आप देखो इस जगह पे, तो आपका जो जो रिपोलराइजेशन का प्रोसेस है वो रुक के और फेज 2 यानी प्लेटो शुरू हो गया। कैल्शियम आयंस यहाँ पे गिरने शुरू हो गए और अगेन जो पोटेशियम का जो आउटफ्लक्स था उसने टेक ओवर कर लिया। जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं फेज 3 शुरू हो गया। और ये तमाम, क्योंकि दोनों का डाउनफॉल हो गया, सोडियम और कैल्शियम का, और सिर्फ पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहा है, तो इसके नतीजे में आपको फेज 0 मिल रहा है। ठीक है जी, दिस इज व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द चैनल्स एंड द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक मसल। अच्छा, अब यहाँ पे ये तमाम चीजें सेम चल रही हैं। मुझे आपको पहले ये पिक्चर दिखानी है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे डिफरेंट एरियाज जो हैं, जो आपके इसके क्या कहना चाहिए, आपके जो हार्ट का जो डिफरेंट एरियाज हैं उनकी उनमें जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो दिखाने की कोशिश की है। ये जो पहला वाला है ये ऐसे नोट के अंदर इस तरह का है कि जी डिपोलराइजेशन हुई, रिपोलराइजेशन हुई, थोड़ा सा प्लेटो बना इस जगह पे। आप अगर आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा मार्क भी कर देती हूँ, आपको जरा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हिस्सा है सिर्फ जो प्लेटो बना रहा है, आप यहाँ पे देखो। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो चूंकि रिथम मेंटेन करने के लिए, तो ऐसे नोड में अगर आप नोट करें तो वो चीज इतनी वेल डेवलप्ड या वेल मार्क्ड नहीं है जो कि प्लेटो वाला जो फेज है। अब उसके बाद अगर आप देखें एट्रियल मायोसाइट्स, यानी हम एट्रियल सिंसीशियम की बात करें या एट्रियल मसल्स की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ थोड़ा वेल डेवलप्ड प्लेटो मिल रहा है, लेकिन इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक जो टिपिकल हम अभी थोड़ी देर पहले पिक्चर देखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी जो कैल्शियम का जो रोल है एज सच वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि और जगहों पर होगा। दिस इज एवी नोड। एवी नोड में अगेन वही वाली बात है, प्लेटो सिर्फ नन्ना मुन्ना सा इधर थोड़ा सा, एंड दैट्स योर फेज नंबर 2 आई गेस। हाँ, फेज 2 है ये हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आप आ जाते हो परकंजी फाइबर्स के ऊपर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि परकंजी फाइबर्स आर दोज फाइबर्स वो बेसिकली दे आर कंडक्टिंग द एक्शन पोटेंशियल वेरी रैपिडली थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मसल वॉल। ठीक है जी, अब यहाँ पे लेकिन अगर आप देखें तो इनका खासा वेल डेवलप्ड फेज 2 है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं आप एपिकार्डियल मसल्स के ऊपर, मिड मायोकार्डियल मसल्स एंड एंडोकार्डियल मसल्स इन द वेंट्रिकुलर वॉल। नाउ अगर आप, वही वाली बात है कि इसको मसल्स वॉल को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से, तो ये आपका बन गया एपिकार्डियल यानी आउटसाइड, मिड मायोकार्डियल यानी दरमियान का जो पोर्शन है, और एंडोकार्डियल यानी एंडोकार्डियम के बिल्कुल करीब करीब के जो मसल्स हैं उनकी बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टिपिकल आपके पास फेज 2 है वो मिलेगा आपको इन जगहों पे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो टिपिकल जो कैल्शियम का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपको वेंट्रिकुलर मसल्स में मिल रहा होता है एज कंपेयर टू योर एट्रियल मसल्स। ठीक है जी, अब ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ हार्ट में हो रही हैं सॉरी ये जो तमाम एक्टिविटीज डिफरेंट पार्ट ऑफ हार्ट के अंदर हो रही हैं, जब उनको सरफेस पे मेजर किया जाता है, सरफेस पे लीड्स लगा के नॉन इन्वेजिव मेथड से जब आप उनको काउंट करते हैं कि जी कहाँ पे क्या एक्टिविटी आ रही है, तो इनका जो एक कंबाइन इफेक्ट बनता है, दैट कंबाइन इफेक्ट इज नोन एज योर सरफेस ईसीजी। दिस इज द पिक्चर। ठीक है जी, अब इसकी वो जो पिक्चर है, एक्चुअल पिक्चर है, उस पे आ जाते हैं। दिस इज योर ईसीजी। अगर आप इसके अंदर देखो तो आपको यहाँ पे कुछ वेव्स दिख रही हैं। ठीक है जी, पहली वेव है पी वेव, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। दिस इज योर पी वेव। क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, अभी बताती हूँ। इसके बाद आपके पास आती है, ये है क्यू वेव, जो डाउनफॉल आ रहा है और फिर अपस्ट्रोक की तरफ जा रहा है।
अप स्ट्रोक जो आ रहा है वो आर वेव है, और फिर दोबारा एक जो डाउन स्ट्रोक आ रहा है वो एस वेव है। ठीक है जी, इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्यू आर एस वेव्स एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं एंड इट कंबाइंस टू फॉर्म अ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इस इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट वेव आती है दैट इज योर टी वेव। यहां से लेके ये यहां तक की आपकी टी वेव है। इन दोनों के दरमियान में अगर आप देखें तो पी वेव और आर वेव के दरमियान का जो एरिया है इसको हम पी आर सेगमेंट कहते हैं, और एस और टी के दरमियान में जो जो एरिया है उसको हम एस टी सेगमेंट कहते हैं। क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इसकी हम बात कर लेते हैं आगे जाके। नहीं है, अच्छा सॉरी, मैंने साथ ही बताया था, मैं समझ रही थी कि कहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन चलें खैर हम बात कर लेते हैं। नाउ व्हाट P wave stands for? P wave is basically your atrial depolarization। ठीक है जी, आपकी जो पी वेव है दैट स्टैंड्स फॉर एट्रियल डिपोलराइजेशन। अच्छा, डिपोलराइजेशन का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि अप स्ट्रोक हो रहा है यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो हम इसको एट्रियल डिपोलराइजेशन के साथ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है जी, अब ये जो पोर्शन है ये एट्रियल डिपोलराइजेशन का हो गया। QRS कॉम्प्लेक्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन का जो फेज शुरू हो रहा है उसको हम कहते हैं QRS complex, known as ventricular depolarization। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या हुआ कि QRS कॉम्प्लेक्स पी वेव के फौरन बाद अगर QRS कॉम्प्लेक्स आ गया है और हम कह रहे हैं कि जी QRS कॉम्प्लेक्स इज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, तो एट्रिया रिपोलराइज नहीं कर रहे, रिलैक्स नहीं हो रहे क्या? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम अपनी वो जो पीछे वाली पिक्चर पे जाएं कि जी ऐसे नोड से एवी नोड, यानी समझ लो यहीं पे एक पिक्चर बना देती हूँ, ऐसे नोड से एवी नोड इंटरनोडल बंडल्स, इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आई, जितनी देर में इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंचेगी एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, चूंकि डिपोलराइजेशन मूव करिए फॉरवर्ड तो आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अब जब यहाँ पे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए आपको पता है बंडल ऑफ हिस राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड देन परकिंजी फाइबर्स, इस तरह से ये जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जितनी देर में इंफॉर्मेशन यहाँ पे फैल रही है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स कर गए। अब यहाँ जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है बेसिकली जो डीपोलराइजेशन का वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का प्रोसेस है वो ओवरलैप कर रहा है विद वेंट्रिकुलर एट्रियल रिपोलराइजेशन। सही है, तो आपका जो QRS कॉम्प्लेक्स है उसमें वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रही है, क्योंकि एक्टिविटी हो रही है तो जो रिलैक्सेशन वाला फेज है वो आपको नजर नहीं आएगा, तो यहीं पे ये मास्क हो जाता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी 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 गड़बड़ हो गई, एट्रियल सॉरी, इसको यहीं पे काट के एट्रियल रिलैक्सेशन जो है वो मास्क हो जाती है। ठीक है जी, तो एट्रियल रिलैक्सेशन ओवरलैप हो रही है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, तो जो ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है उसकी वेव आएगी, तो जो रिलैक्सिंग वाली जो वेव है, जो हल्की वेव है वो मास्क हो जाती है बिकॉज ऑफ योर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ठीक है जी, तो अब हो क्या रहा है कि जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हुई, एट्रियल जो रिपोलराइजेशन है वो उसके पीछे का ही मास्क हो जाती है। ठीक है, अब आपके पास रह गया वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से पहले का जो फेज है वो, उसके बाद फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। ठीक है, जो आपका यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वेव उस वक्त नहीं बन रही जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वेव उस वक्त बन रही है। ठीक है, यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी है, याद रखने वाली है। हम समझ रहे होते हैं कि जी ये जो वेव बन रही है उस वक्त बन रही है जब एरिया कॉन्ट्रैक्ट करे ना,
एरिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस वक्त अगला फेज शुरू हो चुका होता है एक्शन पोटेंशियल का, ठीक है जी। थोड़ा सा डिले आ रहा होता है ना, तो पहले एक्शन पोटेंशियल आता है, फिर एक्टिविटी स्टार्ट होती है। एक्शन पोटेंशियल पे वेव बन जाती है, एक्टिविटी होती रहती है, फिर रिलैक्सेशन पे वेव बन जाती है, एक्टिविटी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे आपके जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इस टाइम पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, यानी इंफॉर्मेशन एवी नोड से लेके परकिंजी फाइबर्स तक ट्रैवल कर रही है। उस टाइम पे आपको मिल रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि जी क्यू वेव बनती है जब एवी नोड पर इंफॉर्मेशन होती है, आर वेव बनती है जब बंडल ऑफ हिस और राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के ऊपर होती है, एस वेव उस वक्त बनती है जब आपके परकिंजी फाइबर्स की तरफ एक्शन पोटेंशियल मूव कर रहा होता है, ठीक है जी। तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, और जैसे ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में यहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है एसटी सेगमेंट, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, सही है जी। अब ये इसके फौरन बाद आपको टी वेव मिल रही है, एंड दिस इज योर वेंट्रिक्यूलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है, एट्रिया का अपना काम चल रहा है, ऐसे नोड पे अभी इंफॉर्मेशन जा रही है, वो दोबारा से क्योंकि रिफ्रैक्टरी पीरियड आ रहा है, ऐसे नोड अब दोबारा से पेस जनरेट करेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है, यानी जो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है, वो आपको दिखाई जाती है टी वेव की शक्ल में। होपफुली यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमारा जो नेक्स्ट इंटरैक्टिव सेशन है आप उसके अंदर जरूर पूछ लीजिएगा ये तमाम चीजें। अच्छा, यहाँ तक जब बात समझ में आ गई तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो नोट करने का जो तरीकाकार है वो कुछ इस तरह का है। दो तरीके से आजकल होता है। एक जो है आपका जो टिपिकल तरीका है ईसीजी मशीन का, वो आपकी लीड्स लगाती है, तकरीबन 12 लीड्स होती हैं, उन 12 लीड्स के नतीजे में आपको जो है वो ईसीजी मिल रहा होता है। लिम लीड्स होती हैं, चेस्ट लीड्स होती हैं, उसके अलावा फिर इंथोवियन ट्रायंगल बन रहा होता है ये, ठीक है। ये तीनों चीजें मिलके, या जो ये 12 की 12 AVR, AVL, AVF, ये आपकी लिम लीड्स हो गई, AVR, AVL, AVF की, ठीक है। फुट, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट फुट। AVR इज राइट आर्म, AVL इज लेफ्ट आर्म, AVF इज लेफ्ट फुट, ठीक है जी। अब ये हो गया। उसके साथ फिर आप लगाते हैं एक न्यूट्रल की तार जो कि लगती है राइट फुट के अंदर। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं ये वाली 3 लीड्स, 1 2 3। आपकी जो लिम लीड्स होती हैं इन्हीं के अंदर ये 1 2 3 भी एडअप हो जाती हैं। इसके बाद आपके पास आती हैं V1 V2 V3 V4 V5 और V6, ये चेस्ट लीड्स होती हैं आपकी, ठीक है जी। जो कि आप देख सकते हैं कि ये प्लेसमेंट हुई हुई है, इस तरह से लगती हैं, ठीक है। तो ये पूरा लगने के बाद फिर आपका इस तरह से ये आपको मिल जाती है ईसीजी की रिपोर्टिंग। आपको याद होगा मैंने आपको ईसीजी, अगर आप ही की क्लास में ईसीजी पढ़ना सिखाया था और ईसीजी की जो आपको जो मेजरमेंट है वो भी करना सिखाया था। सो बेसिकली वो पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है। दिस वाज जस्ट फॉर अ रिव्यू कि आप ईसीजी जो है वो क्या हो रहा होता है। बस यहाँ पे एक चीज आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए कि जी ये नॉर्मल हार्ट बीट है। एक 2-3 चीजें देखनी होती हैं इसमें कि आपकी वेव्स बिल्कुल इक्वल आ रही हैं, ठीक है। वेव्स के दरमियान का जो जो ड्यूरेशन है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, और वेव्स की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर आ रही है। तो दिस इज योर नॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है। अब अगर आपकी हार्ट बीट के दरमियान का जो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये जो स्पेस है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पेस है वो अगर कम हो जाता है तो आपका हार्ट फास्ट बीट करेगा, दैट इज नोन एज योर टैकीकार्डिया, ठीक है जी। अगर हार्ट के दरमियान का ये स्पेस बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तो हार्ट स्लो बीट करेगा, दिस इज ब्रेडिकार्डिया, ठीक है जी। और अगर आपकी मतलब डिफरेंट आ रहा है, मुख्तलिफ जो वेव्स के दरमियान का जो डिफरेंस है वो भी फिर डिफरेंट है, मजीद डिफरेंट है, तो दैट इज योर इरेगुलर हार्ट बीट। इसमें कहीं कहीं पे बीट्स मिस भी हो जाती हैं, मिस बीट्स भी कहलाती हैं। अब ये जो एबनॉर्मेलिटीज हैं इन द ईसीजी, दीज आर नोन एज एरिथमियाज। क्या कहलाते हैं? एरिथमियाज।
आपको ये जो पूरा बेसिक बैकग्राउंड देने का जो मकसद था वो सिर्फ ये है कि जो आपको आगे एरिथमियाज जो करने हैं और उनका जो ट्रीटमेंट करना है उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपके पास होनी चाहिए। थोड़ी सी चीज़ें और आगे डिस्कस करेंगे उसके बाद जिस टाइम फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट योर बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ईसीजी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अब अगला जो वो होगा वो हम ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करेंगे और उसके बाद फिर हमारी इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।